हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 5 जीएस के क्वेश्चन जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित होने वाले हैं तथा इन क्वेश्चन के डिटेल से सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसके अंदर कहा गया है यदि वायु दाब मापी यंत्र जो होता है जिसको हम बैरोमीटर के नाम से भी जानते हैं, अगर इसकी रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए, अर्थात रीडिंग जब गिरने लगेगी तो इससे हमारे मौसम में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। इससे संबंधित यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया गर्म होने लगेगा हमारा वातावरण, या बहुत तेजी के साथ में तूफान आ जाएगा, या यहाँ पे फिर देखेंगे शीतलहर चालू होने वाली है, या कम से कम 48 घंटे तक वर्षा हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे बी वाला देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके डिटेल से सॉल्यूशंस पे बात करते हैं कि बैरोमीटर क्या होता है, अर्थात वायु दाब मापी यंत्र क्या होता है और इसके बदलाव के कारण हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यदि वायु दाब मापी यंत्र की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो यह संकेत देता है कि मौसम में खराबी आ रही है और संभवतः तूफानी या खराब मौसम होने वाला है, अर्थात तूफान होने वाला है। क्योंकि जब दाबमान घट जाएगा तो दाब जब घटता है तो वहां पे क्या दूसरी जगह की हवा आने की संभावना रहती है, जिस कारण से तूफान होने की संभावना रहती है। वायु दाब मापी जो भी हमारा होता है ये वायुमंडलीय दबाव को मापता है और इसके बदलाव से हम बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं कि मौसम के अंदर अब कैसा परिवर्तन होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहला होता है वायु दाब मापी की गिरती रीडिंग। अगर वायु दाब मापी है उसकी अगर रीडिंग गिरती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो उस समय आपको वातावरण के अंदर तूफान देखने को मिल सकता है, आंधी देखने को मिल सकती है, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती हैं जब यहाँ पे आपके वायु दाब मापी यंत्र जो होता है उसका यहाँ पे पारा गिरना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे आपको कम वायु दाब और खराब मौसम से संबंधित यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना भी चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें, वहां पे आपको ये पूरे का पूरा नोट्स वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे और भी इसमें काफी जानकारी लिखी है जो कि वायु दाब मापी के उपयोग कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं, जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी और सतर्कता के ऊपर कार्य किया जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि वायु दाब मापी कैसे वर्क करता है। तो सपोज करो यहाँ पे इस प्रकार का कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, ये यहाँ पे हम थोड़ा सा बना लेते हैं। ये हमारा सपोज करो यहाँ पे क्या है, ये वायु दाब मापी एक हमने यहाँ पे यंत्र बना लिया, ठीक। अब ये वायु दाब मापी के अंदर क्या होता है, पारा भरा रहता है। पारा पारा क्या होता है, एचजी इसका हमारा फार्मूला होता है। ये पारा इसके अंदर भरा होता है, इसके अंदर थोड़ा सा पतली सी इस प्रकार से होगी। आपने अगर कोई बीपी इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जो बीपी वगैरह डॉक्टर मेजर करते हैं उसके पास, वहां पर भी ऐसा होता है, उसमें भी पारा भरा होता है। अब ये जो होता है पारा, जितना रीडिंग इसकी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो ये बताता है कि इस समय आपके वातावरण के अंदर दाबमान कैसा रहने वाला है। अगर यहाँ पे ये रीडिंग थोड़ा सा ऊपर जाती है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दाबमान यहाँ पे बढ़ रहा। अगर ये रीडिंग नीचे आएगी तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा दाबमान घट रहा है। अब दाब जब घटता है वातावरण के अंदर तो उससे क्या फर्क हो सकते हैं, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 चैम्बर ले लिए। क्या ले लिए, यहाँ पे मैंने एक रूम ले लिया है और ये रूम इस प्रकार से आइसोलेटेड है, था इसमें बाहर से कोई हवा वगैरह नहीं आ सकती है। अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने 2 डिवाइडेशन कर दिया, एक इधर का डिवाइडेशन हो जाएगा, एक इधर का हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमें एक वाल लगा देते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से कोई भी ये लगा है, यहाँ से इसको ऐसा सिस्टम बनाया गया कि ये मैं जैसे खींचता हूं तो इधर की वायु इधर आ सकती है या इधर की वायु उधर जा सकती है। तो इधर मैंने वायु को यहाँ पे फिल कर दिया, अर्थात यहाँ पे इधर कुछ गैस यहाँ पे भरी हुई है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैस को पास पास में कर देता हूँ जिससे यहाँ पे आपको फील होगा कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे गैस भरी हुई है। वहीं पे आप इधर का देखेंगे पार्ट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें क्या है दूरी पे गैसों को रख देता हूँ जिससे यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर थोड़ा सा दबाव कम है। देखो दाब का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ज्यादा गैसें होंगी, बहुत ही कंप्रेस फॉर्म में भरी होंगी, वहां पे दाब ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दाबमान बहुत ही ज्यादा होगा, यहाँ पे दाबमान कम होगा। अब यहाँ पे सपोज करो कि इधर का ये दाबमान कम है। अब ये अगर दीवार जैसे यहाँ पे टूटेगी तो क्या होगा, तुरंत इधर से सारी चीजें इधर आना स्टार्ट हो जाएंगी, अर्थात इधर के मॉलिक्यूल्स इधर आएंगे, जिस कारण से आप देखेंगे आपको एक प्रकार से आंधी के तरीके से यहाँ पे या तूफान की तरीके से अनुभव होगा।
अगर ये छोटा सा वाल को यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ से हवा इधर आएगी, अर्थात यहाँ पे आपको हवा दिखाई देगी। तो ये आपने और भी काफी जगह एग्जाम्पल में देखे होंगे, जैसे कि अगर आप कोई बैलून लेते हैं, अर्थात कोई भी अगर आप गुब्बारा लेते हैं, उसके अंदर अगर आप हवा भरते हैं तो वहां पे आप हवा देखेंगे, जो हमारा वातावरण होता है उससे ज्यादा हवा का दबाव जो होता है उसके गुब्बारे के अंदर होता है। और आप जैसे ही गुब्बारे को छोड़ते हैं तो वहां पे गुब्बारे से हवा निकलना स्टार्ट होती है, जो कि बाहर के वातावरण के दबाव कम होता है, इस कारण से अंदर से बाहर की तरफ आती है। इसी सिद्धांत के ऊपर बहुत सारे और भी कार्य हैं, जैसे कि आपने घरों के अंदर सिलेंडर यूज करते हैं, उसमें भी यही बेसिक सिद्धांत यूज होता है। वहां पे अधिक दबाव के साथ में गैस भरी होती है, जिस कारण से वहां से गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। जब तक हमारे वातावरण का और गैस सिलेंडर का दबाव कम समान नहीं हो जाता है, जब तक गैसें निकलती रहती हैं। तो इसी प्रकार से जब यहाँ पे ऑटोमेटिक अर्थात तो अचानक से दबाव में या तापमान में कमी होती है तो यहाँ से इधर हवाएं आती है, जिस कारण से यहाँ पे मौसम बदल जाता है और तूफान आने की संभावना रहती है। तो यहाँ तक तो हमने डिटेल से समझ लिया कि वायु दाब मापी यंत्र क्या होता है, इसकी सहायता से कैसे मौसम परिवर्तन को समझा जा सकता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि बाल को लपकते समय, अर्थात बाल को जब पकड़ते समय, आपने मैच तो देखा ही होगा, मैच में जब भी क्रिकेटर कोई होता है जो वहां पे बैट से गेंद मारता है, उस समय क्या होता है, वहां पे जो फील्डिंग कर रहे होते हैं लोग, वो गेंद को कैच करते हैं, या जब गेंद वहां से जो बॉलर होता है वो गेंद को फेंकता है तो उसके पीछे जो कीपर लगा होता है स्टंप के पीछे, वो गेंद को कैच करता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते होंगे तो वहां पे क्या होता है कि जब वो क्रिकेट अर्थात गेंद को कैच करता है तो ये क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे की तरफ करता है, अर्थात आपने देखा जैसे वो कैच करता है थोड़ा सा हाथ बाहर की तरफ करता है। तो यहाँ पे ऐसा क्या कारण होता है कि बाहर की तरफ अर्थात अंदर की तरफ हाथ कैसे खींचता है। जैसे कि सपोज करो ये माउस है, अगर ये कोई हमारी तरफ माउस फेंकेगा तो मैं जैसे इसको कैच करूंगा तुरंत मुझे पीछे की तरफ हाथ ले जाना पड़ता है। तो ये हाथ पीछे की तरफ क्यों ले जाता है, वो किस चीज को कम करना चाहता है, उससे संबंधित यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है बल को, दूसरा ऑप्शन है संवेग को, तीसरा ऑप्शन है आवेग को, चौथा ऑप्शन है कैच करने का समय को। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे आपको सी वाला देखने को मिल जाएगा, जिसमें क्या है ये गेंद के जो है आवेग को कम करने की कोशिश करता है। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि आवेग क्या होता है, आवेग का क्या मतलब होता है, इसको कम करने की क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है, अगर आप कम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप थोड़ा सा डिटेल से इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है, जब एक क्रिकेट खिलाड़ी बाल को लपकते समय अपना हाथ नीचे कर लेता है तो वह बल फोर्स को कम करने के लिए ऐसा करता है। यह संवेग संरक्षण का नियम और बल के सिद्धांत पे है। अब इसमें सिद्धांत भी हमारे होते हैं, अर्थात जब वो गेंद को बाहर की तरफ कैच करता अंदर की तरफ लाता है तो वह बल के समय को कम करने के लिए, अर्थात बल ज्यादा लगा होता है उस पर, तो जैसे पकड़े थोड़ा सा पीछे ले आता है तो यहाँ से कम समय हो जाता है, अर्थात समय को बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत जैसे कि बल समय का सिद्धांत। अब बल समय का सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। तो यहाँ पे यह सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल का प्रभाव उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, देखो कि F गुणे dx बराबर क्या होता है, dt बराबर dp होता है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज फोर्स बराबर dp बाई dt होता है। तो यहाँ पे F क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, dt क्या समय अंतराल, dp क्या है संवेग परिवर्तन। तो यहाँ पे आप इसको डिटेल से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो बल हमारा होता है उसके समय के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे संवेग आ जाता है, अर्थात तो बल इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, संवेग परिवर्तन हो जाता है। वहीं पे थोड़ा सा आगे इसी बात कर लेते हैं कि इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैच करते समय अब क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि संवेग। पहले तो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा संवेग ही क्या होता है। संवेग का मतलब होता है जैसे कि मान लो हमारे पास ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम यहाँ से फेंक देते हैं तो ये फेंकेंगे, जैसे फेंकते हैं इसके अंदर क्या है, गति आ जाएगी, अर्थात इसके अंदर स्पीड आ जाएगी, अर्थात वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये मान लो मार्कर ऐसे चल रहा है, अब ये मार्कर जब ऐसे चल रहा होगा तो इसके अंदर क्या है, एक स्पीड अर्थात वेलोसिटी आ चुकी है, तथा इसका कुछ यहाँ पे मास भी होगा। अब मास तो इसका कुछ ना होगा, जैसे मान लो 10 ग्राम है, 20 ग्राम जो भी होगा, तो यहाँ पे मास से अगर इसकी वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग एक प्रकार की क्वांटिटी होती है जो कि इसके चलते समय, अर्थात ये जब चल रहा होता है उस समय द्रव्यमान तथा इसकी वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपने देखा होगा ये संवेग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये संवेग स्पीड पे डिपेंड करता है और इसके मास पे डिपेंड करता है। अगर बहुत
बहुत ही ज़्यादा इसका मास होगा, अगर थोड़ी भी स्पीड होगी तो भी इसका संवेग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा एक ट्रेन है, अगर ट्रेन कोई भी चल रही है, उसकी चाहे स्पीड जितनी भी कम हो लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज़्यादा उसका संवेग हो जाता है द्रव्यमान के कारण। वहीं पे आपने देखा होगा कोई भी कारतूस से जब गेंद निकाली जाती है या कोई फायर किया जाता है तो वहां पे बुलेट के जो वहां पे होते हैं बुलेट्स वो बहुत ही छोटे से होते हैं, अर्थात उनका द्रव्यमान ग्राम में होता है, लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है जो कि किसी भी दीवार को या किसी भी पेड़ को या किसी भी व्यक्ति के आर पार अर्थात उसको पार करके चली जाती हैं, क्योंकि वहां पे संवेग बहुत ही ज्यादा हो जाता है उनके स्पीड के कारण। तो यहां से आप संवेग समझ सकते हैं कि संवेग उसके द्रव्यमान और उसके स्पीड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे संवेग में लिखा है, मैंने संवेग पे बात किया, तो गेंद को तेजी से आ रही है, था गेंद जब आपकी तरफ तेजी से आ रही होती है तो यहाँ पे आप देखें गेंद का द्रव्यमान स्पीड का गुणनफल क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। तो जब गेंद गेंद जो तेजी से आ रही है उसका एक निश्चित संवेग होता है जिससे खिलाड़ी के हाथों द्वारा रोका जाता है। और अब मान लो कि गेंद मैं आपकी तरफ फेंकता हूं, गेंद मान लो 50 ग्राम की है, गेंद जब आपकी तरफ आएगी उसको आप पकड़ेंगे तो गेंद पकड़ने से पहले गेंद के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो उसका द्रव्यमान होगा, दूसरा उसके अंदर क्या है, स्पीड होगी अर्थात वेलोसिटी होगी, अर्थात स्पीड और यहाँ पे द्रव्यमान का मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो यहाँ पे उसका संवेग आ जाएगा, अर्थात गेंद को पकड़ने से पहले उसके अंदर बहुत ही ज्यादा संवेग होता है। तो यहाँ पे जब गेंद को रोका जाता है तो उसका संवेग शून्य हो जाता है, और जैसे गेंद को आप रोकेंगे उसका द्रव्यमान तो जीरो नहीं होगा लेकिन स्पीड अर्थात वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, अर्थात जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या संवेग उसका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे संवेग पहले था और संवेग बाद में जीरो हो गया, तो यहाँ पे जीरो करते समय आपको कुछ यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे कि तो उसके संवेग शून्य हो जाता है और यह परिवर्तन एक निश्चित समय के अंतराल होता है, और ये जो संवेग आप रोक रहे हैं एक निश्चित समय के अंदर होता है, अर्थात मान लो गेंद आता है तो आपको हो सकता है 1 सेकंड या 0.1 सेकंड या 0.05 सेकंड अर्थात 1 सेकंड से भी कम लग सकता है, लेकिन समय यहाँ पे लगता है। अब ये समय अगर आप बहुत ही कम देंगे, मान लो किसी हार्ड चीज को आप हाथ को पीछे नहीं ले जाते हैं तो आपको यहाँ पे चोट फील हो सकती है, क्योंकि आपने संवेग को बिल्कुल जीरो समय के अंदर क्या यहाँ पे परिवर्तित कर दिया है, और जैसे 0 सेकंड के अंदर समय को परिवर्तित किया जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चोट फील होगी। इसका हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारे पास ये कार कोई ऐसे आ रही थी, ठीक, कार क्या थी, ऐसे आ रही थी, तो आप देखेंगे अगर कार ऐसे आ रही, अगर आप पीछे से इसमें आप ठोकर मारेंगे तो ये कार आगे बढ़ रही, इसलिए आपके पैर के अंदर थोड़ा सा कम चोट लगेगी। वहीं पे कार मानो सामने से आपकी तरफ आ रही हो, अगर आप इससे टकराएंगे तो आपको ज्यादा चोट फील होगी। जैसे कि आपने देखा होगा एक्सीडेंट जो होते हैं, जब आमने सामने के एक्सीडेंट होते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा चोट होती है, वहीं पे से आगे जब एक कार चल रही होती है उसके पीछे से जब कार उसमें लड़ती है तो उसमें बहुत ही कम नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पे संवेग की दिशा अलग अलग होती है, जिस कारण से संवेग यहाँ पे घट जाता है और यहाँ पे उनको चोट कम लगती है। तो अगर आप देखेंगे सामने सामने जब भी फ्रंट टू फ्रंट एक्सीडेंट होगा तो उसमें ज्यादा नुकसान पहुंचता है, तो इसलिए यहाँ पे आपने संवेग को समझ लिया। अब यहाँ पे समय बढ़ाना क्यों चाहिए, अगर क्रिकेटर अर्थात अगर आप गेंद को कैच करते हैं उससे चोट से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब खिलाड़ी अपना हाथ नीचे की ओर कर लेता है तो वह गेंद को पकड़ने में लगने वाले समय को बढ़ा देता है, अर्थात समय जब बढ़ जाता है तो बल और समय के सिद्धांत के अनुसार अगर समय बढ़ता है तो बल घटता है, अर्थात समय, क्योंकि हमने अभी बताया कि क्या होता है बल इंटू टाइम, अर्थात जब समय बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या समय घट जाएगा, ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं, क्योंकि बल इंटू क्या होता है टाइम बराबर क्या होता है संवेग, जब बल बढ़ जाएगा तो संवेग घट जाएगा, और संवेग जब घट जाता है तो क्योंकि दोनों के गुणनफल समान है, अतः अब समय बढ़ाने से गेंद पर लगने वाला बल कम हो जाता है, जिससे कैच करना आसान और कम दर्दनाक हो जाता है। इसी प्रकार से बल का कम करना, अगर आप बल को कम कर देते हैं तो यहाँ पे आपको समय बढ़ाना पड़ेगा, यदि खिलाड़ी अपना हाथ तुरंत नहीं हटाए और गेंद को रोकने में बहुत कम समय दे, अगर कम समय देंगे तो बहुत ज्यादा गेंद का यहाँ पे जो है अर्थात बल बढ़ जाएगा, और बल जब ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा फील होगा चोट के साथ में। तो यहाँ तक तो हमने डिटेल से समझ लिया। इसी को अगर आप डायग्राम से मैं मैथमेटिकल फार्मूला इसका ले लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे संवेग जो होता है वो संवेग जिसको हम डीपी कहते हैं, ये क्या होता है बल, बल इंटू क्या होता है टाइम। यहाँ पे मैंने देखो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो संवेग है यहाँ पे टाइम है, इसको मैंने चेंज ऑफ रेट लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बल जो जितना लगा दिया गया वो तो चेंज होगा नहीं। मान लो यहाँ से हमने इसको कारतूस अर्थात इस मार को फेंक दिया,
अब ये मार्कर के आप जितना बल इस पे लग रहा उसमें आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप समय का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आप समय बढ़ा देंगे तो समय अर्थात बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बल घट जाएगा। बल घट जाएगा तो यहाँ से आपका जब बल घटेगा, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे मार्कर आपके पास मारता हूँ, अगर एक बार ऐसे धीरे से मारूंगा तो यहाँ पे इसका मतलब बल कम लगा तो आपको चोट कम लगेगी। वहीं पे अगर तेजी के साथ में मार्कर मारता हूँ तो यहाँ पे बल ज्यादा लगेगा, इसका मतलब आपको ज्यादा चोट लगेगी। वहीं पे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जैसे उनको छड़ी से जब टीचर मारते तो थोड़ा सा हाथ को नीचे कर लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारे होशियार भी टीचर होते हैं जो कि हाथ को किसी टेबल वगैरह पर रख के जब मारते हैं, जिससे क्या होता है वहां पे हाथ जब नीचे नहीं करते हैं तो उनको चोट कम लगती है। इस प्रकार से ये यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन पे, जब कहा गया जब बस जो होती है सहसा मुड़ती है, अर्थात जब बस किसी भी ट्रैक के ऊपर मुड़ती है तो तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, अर्थात बस जब अचानक रुकेगी तो व्यक्ति क्या बाहर की तरफ गिर जाता है। इसका कारण क्या है, इस पे 4 ऑप्शन में कहा गया कि उस पर बाहर की ओर एक कर्षण बल लगता है, गति का जड़त्व है, संवेग में परिवर्तन है और त्वरण में परिवर्तन। तो यहाँ पे ऑप्शंस की अगर बात करें तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जड़त्व। वैसे तो जड़त्व अलग अलग टाइप के होते हैं, अभी हम इस पे बात करेंगे। तो जड़त्व से संबंधित यहाँ पे कुछ जानकारी भी हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे संवेग और गति। अगर संवेग की बात किया जाए तो संवेग वह गुण है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होता है। जब बस अचानक मुड़ती है तो बस के अंदर खड़े यात्री का शरीर उस समय तक अपनी गति को बनाए रखने की कोशिश करता है जब तक वह किसी बाहरी बल द्वारा प्रभावित ना हो जाए। यदि बस दाईं ओर मुड़ जा रही है तो यात्री का शरीर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और इस कारण से वह बस के बाहर की ओर गिर सकता है। और यह न्यूटन के पहले नियम गति के अनुसार है, जो कहता है कि एक वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो हम लोग न्यूटन के नियम तो जानते ही हैं। न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारे हाथ पे मार्कर रखा है तो ये मार्कर जब तक रखा रहेगा जब तक हम इसको कोई बाह्य बल से इसको ना उठाएं हटाएं, अगर नहीं हटाएंगे तो ये रखा रहेगा सैकड़ों वर्ष तक यहीं पे, इस पे कोई बल नहीं लगेगा तो यहीं पे स्थिर रहेगा। तो यही न्यूटन का नियम बताया गया था। अब यहां से थोड़ा सा और इसमें बात कर सकते हैं, तो बल और घूर्णन के आधार पे क्या होता है। तो जब कोई बस मुड़ती है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि अंदर की तरफ कार्य करता है, जैसे कि रॉड मान लो रोटेट करती है तो वहां पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता है, तो आवश्यक होता है जो बस और यात्री के बीच संपर्क में आता है। लेकिन क्योंकि यात्री का शरीर जो होता है अपने स्थान पर स्थिर रहने की कोशिश करता है, इसलिए उसकी गति जो है बस की घुमावदार दिशा के विपरीत होती है, जिससे वह बाहर की ओर झूलता है। इसे गति का अंतर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहां तक तो हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं, जो कि इसी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। एक सेंट्रीपिटल होता है जो कि अंदर की तरफ कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है हमेशा बाहर की तरफ कार्य करता है। तो जब बस मुड़ती है तो यात्री को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई बल उसे बाहर की ओर धकेल रहा होता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। यह बल असल में बाहरी दृष्टिकोण से महसूस होता है, जबकि यह बल वस्तु की गति से उत्पन्न होता है और उस दिशा में होता है जिसमें बस मुड़ रही होती है। यहां तक तो हमने काफी चीजों को डिटेल से समझ लिया। अब थोड़ा सा इस पे हम एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा था, क्यों व्यक्ति बाहर की तरफ जा रहा था। तो सपोज करो यहाँ पे एक ये मैंने क्या किया है, ट्रैक यहाँ पे बना लेते हैं। ये इस प्रकार का सपोज करो ट्रैक बना है, जिस ट्रैक पे यहाँ पे कोई बस चल रही होती है। तो सपोज करो यहाँ पे एक बस जा रही थी, ये बस को मैंने ऐसे सिस्टम से बना दिया। इसमें मान लो एक ये व्यक्ति बैठा है, ठीक। अब ये बस यहाँ से जाएगी, फिर कुछ समय के बाद ये बस यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगी, तो यहाँ पर भी ये व्यक्ति होगा। इसके बाद ये बस यहाँ पे पहुंचेगी, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे सपोज करो ये बस के अंदर जो व्यक्ति बैठा था वो क्या करेगा, यहाँ से जैसे बस ये सपोज करो यहाँ पे क्या था, सीधा ट्रैक था, ये सीधा ट्रैक यहाँ से था। तो यहाँ से जब ये सीधे ट्रैक से बस जा रही होगी तो यहाँ पे अभी तो इस पे सीधा है बल, तो व्यक्ति पे बल कैसे लग रहा होगा, आगे की तरफ बल लग रहा होगा, जिस कारण से आगे तो निकल नहीं जाएगा क्योंकि बस भी ऑटोमेटिक आगे बढ़ रही है। जिस कारण से क्या होता है कि व्यक्ति आगे, बस बढ़ रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण से व्यक्ति आसानी से बस के अंदर बैठा रहता है। वहीं पे जैसे ये बस क्या करती है, मुड़ना स्टार्ट कर देती है। तो जहां से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है
उससे पहले आप देखेंगे व्यक्ति की दिशा कैसी थी, व्यक्ति की दिशा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधे थी। जब बस में बैठे व्यक्ति की दिशा आगे थी, लेकिन बस नीचे से ऐसे मुड़ जाएगी। इसको यहाँ पे एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज करो हमारे पास यहाँ पे मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। इस कॉपी पे मैं अगर मार्कर यहाँ पे रखता हूँ, अब यहाँ पे अगर मैं इसको सीधे ऐसे चलाता रहूंगा तो ये मार्कर आपको कभी भी नीचे नहीं गिरता दिखाई देगा। वहीं पे मैं सीधे ले जाके अगर मैं इसको ऐसे टर्न कर दूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्कर हमारा क्या बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब सीधे चल रही थी तो इस पे जो बल लग रहा था वो भी क्या आगे की दिशा लग रहा था, और हमारी ये जो कॉपी थी वो भी आगे चल रही थी, जिस कारण से ये बल का कोई अनुभव नहीं करेगा और यहीं पे स्थिर रहेगा। लेकिन जैसे ये ऐसे चेंज होगा, डायरेक्शन इसकी क्या होगी, ऐसे चेंज होगी, तो ये सीधे चल रहा था तो इसकी दिशा कैसी हो जाएगी, ऐसे रहेगी। लेकिन नीचे का पार्ट तो इधर मुड़ गया। अब आप समझो कि ये सीधे बस तो चल रही थी तो उसी पे ये भी सीधा मार्कर था, लेकिन ये सीधे जब जा रहा था लेकिन नीचे का पार्ट तो अचानक ऐसे टर्न कर जाएगा। जब ये अचानक ऐसे मुड़ जाएगा लेकिन बल तो इस पे सीधे लग रहा था, तो ये क्या सीधे निकलने की कोशिश करेगा ना। तो इस कारण से क्या होता है, ये व्यक्ति बाहर की तरफ गिर जाता है और बस ऐसे मुड़ जाती है। इसी से संबंधित आपने बहुत सारे और भी एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम बाइक पे दो लोग बैठे होते हैं तो जो बाइक चालक होता है वो अचानक अगर गाड़ी बढ़ा देता है तो पीछे वाला व्यक्ति क्या होता है, पीछे की तरफ गिरने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो व्यक्ति स्थिर था लेकिन गाड़ी क्या थी, वो अचानक से आगे बढ़ गई। अब गाड़ी जब अचानक से आगे बढ़ जाएगी तो जो व्यक्ति बैठा होगा उसका शरीर तो विराम अवस्था में रहने की कोशिश करेगा, लेकिन जो नीचे का पार्ट होता है, यहाँ पे जो व्यक्ति गाड़ी पे बैठा होता है उतना पार्ट तो चलो जल्दी से गतिमान हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर का पार्ट गतिमान नहीं हो पाता, जिस कारण से व्यक्ति पीछे की तरफ झुक जाता है। वहीं पे अचानक अगर आप ब्रेक लगा देंगे, अचानक ब्रेक लगाने से क्या होता है कि आपका पूरा बॉडी जो थी वो गतिमान थी आगे की तरफ, लेकिन अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी तो वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो आपने ब्रेक लगा दिया, लेकिन गाड़ी के ब्रेक लगाने के बाद आपका शरीर नीचे का कुछ भाग तो विराम अवस्था में आ जाएगा जो कि गाड़ी के कांटेक्ट में होता है, लेकिन ऊपर का पार्ट आपके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा और आप आगे की तरफ चले जाएंगे। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो आप गिर भी सकते हैं, चोट भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत था जो कि न्यूटन का प्रथम नियम है जड़त्व से संबंधित। जड़त्व अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि गति का जड़त्व होता है, द्रव्यमान का जड़त्व होता है, घूर्णन का जड़त्व होता है। यहां तक तो हमने समझ लिया और इसमें कॉन्सेप्ट पे अब हम आगे बात करते हैं। तो आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया यदि किसी कण का वेग या ग्राफ y बराबर mt प्लस c दिया गया है तो ये किस की गति को निरूपित करेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं और इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा कमेंट बॉक्स में। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट ऑप्शन लिखें, आंसर लिखें, और अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो की वेट करें, वहां पे मैं इसका डिटेल से सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो आज की वीडियो लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।